नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस में। आज हम अपने इस वीडियो में बायो आतंकवाद के बारे में जानेंगे। बायो आतंकवाद क्या होता है? ये भारत के लिए कितना खतरा है बायो आतंकवाद से? आइए देखते हैं। बायो आतंकवाद क्या है? उसके बारे में आगे देखते हैं। 8 नवंबर 2025 8 नवंबर 2025 की गिरफ्तारी ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर रेसिन जैव आतंकी हमले की आशंका को उजागर किया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। जांच आगे बढ़ी तो सुराग पाकिस्तान आधारित नेटवर्क तक जा पहुंचे। अपने देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ज्यादातर के लिंक सब पाकिस्तान के होते हैं। यहीं के नागरिक होते हैं, भारत के ही नागरिक कहाँ से मोटिवेट होते हैं? पाकिस्तान के आतंकवादियों से मोटिवेट होकर अपने ही देश को नुकसान नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखेंगे, भारत के ही कितने ही डॉक्टर, आजकल तो व्हाइट कॉलर आतंकवाद चर्चा में है, कितने डॉक्टर पकड़ा रहे हैं। कई डॉक्टर संदिग्ध में हैं जो फरार हैं अभी, और लगभग 200 से 300 लोग संदिग्ध में हैं। ऐसे नेटवर्क जो आतंकवादी गतिविधियों को भारत में फैला रहे हैं, खुफिया विभाग उनकी जांच कर रहा है और जल्द ही वो लोग पकड़ाएंगे। आगे देखते हैं। ऐसे सवाल ये हैं कि जैविक हमलों के खतरों को लेकर भारत कितना तैयार है? गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 8 नवंबर को हैदराबाद के एक डॉक्टर और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। किसको गिरफ्तार किया? डॉक्टर को और उसके 2 सहयोगियों ने। पुलिस ने इनके पास से अरंडी का तेल से जुड़ा सामान, हथियार और जासूसी में इस्तेमाल होने वाला डेटा जब्त किया। आप लोग सोचेंगे कि अरंडी का तेल सर कैसे? ये तो अच्छे काम के लिए होता है। तो अरंडी का तेल जो होता है, अरंडी का तेल अधिकतर कॉस्मेटिक के सामानों में यूज़ किया जाता है। जैसे क्रीम वगैरह हो गए, या रूसी के लिए लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, या कॉस्मेटिक के सामानों में अरंडी का तेल इस्तेमाल होता है। अरंडी का तेल वैसे तो बहुत सही होता है, लेकिन अरंडी का तेल जो इसका पौधा होता है, जो इसके बीज होता है, पौधे का जो बीज होता है, जहाँ से तेल निकाला जाता है, उस बीज में एक ज़हरीला पदार्थ पाया जाता है। उस ज़हरीले पदार्थ को अलग करके तब अरंडी का तेल बनाया जाता है, जिससे अरंडी का तेल सुरक्षित हो जाता है। लेकिन जो ये तेल पकड़ाया गया है, ये तेल कच्चा तेल था पूरा, मतलब उसमें ज़हरीला पदार्थ भी मिला हुआ था। सोचो अगर उस ज़हरीले पदार्थ के साथ कॉस्मेटिक सामान को बना दिया जाता और पूरे मार्केट में फैला दिया जाता, वो कॉस्मेटिक सामान जो लगाता, वो शिकार हो जाता, किसी बीमारी का शिकार हो जाता, या उसे कुछ भी हो सकता था। आगे देखते हैं। इनकी गिरफ्तारी ने भारतीय शहरों में रिसिन जहर के जरिए आतंक फैलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। रिसिन एक बहुत खतरनाक जहर है। क्या है? खतरनाक जहर है, जो अरंडी के बीजों में मिलता है। देखो कहाँ मिलता है? अरंडी के बीज में मिलता है। ये शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके जीवन के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने से रोकता है। शरीर में अगर चला गया तो आपके शरीर में जो प्रोटीन बनता है उसको रोक देगा, जिससे कोशिकाएं मर जाएंगी। और जब कोशिकाएं मर जाएंगी तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इससे शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे। तो कोशिकाएं ही बनना बंद हो जाएंगी तो आपका अंग काम नहीं करेगा, और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक हो सकती है आपके लिए। अगर इन आतंकियों की योजना कामयाब हो जाती तो न सिर्फ भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं क्षमताओं की, बल्कि सामूहिक विनाश के हथियारों से निपटने की सीमाओं भी की भी परीक्षा लेती। आगे देखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने अरंडी के तेल का कच्चा माल और गिरफ्तार किए गए लोगों के विदेश में हैंडलर्स के साथ समन्वय के सबूत बरामद किए। ये भी पता चला है कि ये आरोपियों के निशाने पर दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे भीड़-भाड़ वाले नागरिक क्षेत्र शामिल थे। ये इस बात की पड़ताल करता है कि इस तरह का खतरा भारत के लिए डब्ल्यूएमडी और परमाणु प्रतिक्रिया ढांचे की कैसी व्याख्या करता है। इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा की गई, अगर इन इस आतंकी हमले को अंजाम दे दिया गया होता, क्या ये 2003 के परमाणु सिद्धांत में वर्णित मुख्य हमला की सीमा के करीब पहुंच जाता। 8 नवंबर बड़े पैमाने पर रिसिन आतंक की खतरे का खुलासा। रिसिन अरंडी के बीज से निकला अत्यंत घातक जहर है।
करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिसिन जहर जो है ये किससे मिलता है, तो आप बताएंगे अरंडी के बीज से मिलता है। किससे मिलता है? अरंडी के बीज से मिलता है। आगे देखते हैं, कैसा है भारत की जैव सुरक्षा का ढांचा? जैव सुरक्षा से बचने के लिए भारत का क्या तैयारी है? भारत में कोई भी जैविक घटना व्यापक राष्ट्रीय जैव सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों की भागीदारी शामिल करेगी, जिन्हें इसकी पहचान, नियंत्रण, संकट प्रबंधन का काम सौंपा गया है। इनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ जैसे संस्थान संस्थान अनिवार्य रूप से शामिल रहते हैं। ये संस्थान जैविक घटना की निगरानी, प्रकोप की जांच, प्रयोगशाला में पुष्टि, जैविक सुरक्षा अनुसंधान, आपसी समन्वय जैसे काम से जुड़े रहते हैं। सशस्त्र बल अपनी उन प्रतिक्रिया इकाइयों को तैयार करते रहते हैं जो संदूषित स्थितियों में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होती है। इस बीच रोगियों में वृद्धि की किसी भी आपातकालीन स्थिति को राज्यों की स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा संभाला जाता है। ये संस्थागत क्षमताएं भारत की विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के समग्र कार्यान्वयन का हिस्सा है। इसके अलावा भारत ने जैविक हथियार संधि और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1540 को लेकर भी प्रतिबद्धता जताई है। ये प्रस्ताव उन कानूनी और नियामक माहौल को निर्धारित करते हैं जिसके भीतर राष्ट्रीय जैव रक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय संचालित होते हैं। सामूहिक रूप से संस्थागत ढांचा वो स्थापित फ्रेमवर्क बनाता है जिसके भीतर भारत किसी भी जैविक आपदा का प्रबंधन किया जाएगा, फिर चाहे वह आपदा दुर्घटनावश, प्राकृतिक या जानबूझकर लाई गई हो। महत्वपूर्ण बात है कि हम भारत के लोग ऐसी नीति का पालन करते हैं, नो फर्स्ट यूज का अपवाद भी शामिल है, नो फर्स्ट यूज। लेकिन भारत को अपनी नीति को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सोचकर नहीं बैठे रह सकते हैं कि आतंकवादी या कोई विदेशी हमारे ऊपर जैविक हथियार या परमाणु हथियार का हमला करेगा तब हम उसके ऊपर हमला करेंगे। इससे क्या होगा? पता लगे हम वेट करते रहें, वो हमारे ऊपर परमाणु हमला कर दे, हमारा नुकसान हो जाए, तब हम उसके ऊपर हमला। अगर हमको आशंका होती है कि कोई देश हमारे ऊपर परमाणु हमला करने वाला है या जैविक हथियार से हमला करने वाला है, तो हम उस हमला होने से पहले ही उसके ऊपर एक्शन जरूर लें। भारत को इस नीति में थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहिए। फिर भी इस व्यापक ढांचे के अस्तित्व में एक और सवाल उठता है, अगर बाहरी स्रोत यानी आतंकी हमले से जैविक खतरा इस हद तक बढ़ जाता कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव रक्षा प्रणाली वास्तविक रूप से इसे नियंत्रित या सहन नहीं कर सकती, ऐसी परिस्थिति में भारत की प्रतिक्रिया को क्या नियंत्रित करता है, यानी इसे कैसे संभाला जाए? इसकी सीमा 2003 का परमाणु सिद्धांत सामने आता है, जो इसे चरम जैविक व रासायनिक हमले की सूरत में अंतिम उपाय बनाता है। भारत की परमाणु नीति मुख्य रूप से विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है। भारत ने ये वादा कर रखा है कि परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए परमाणु हथियारों पर राजनीतिक नियंत्रण के लिए परमाणु कमान प्राधिकरण भी स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में विशिष्ट रूप से नो फर्स्ट यूज का अपवाद भी शामिल है। इसे धारा 6 के रूप में पेश किया गया। भारत के खिलाफ या कहीं भी भारतीय बलों के विरुद्ध जैविक या रासायनिक हथियारों से किए गए बड़े हमले की स्थिति में प्रतिशोध के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। इस अपवाद को रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने के लिए जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है। भारत द्वारा परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं का सिद्धांत नैतिक और कानूनी रूप से काफी मजबूत है, लेकिन अपवाद तो परमाणु प्रतिरोध प्रतिशोध के साथ संभावित ऑपरेशन ट्रिगर में बदल देता है। मुख्य हमले की सीमा क्या है? भारत का नो फर्स्ट यूज सिद्धांत एक मानक आधार है, ना कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध। ये सोचना है कि हम लोग भले इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि हम पहली बार परमाणु हथियार, जैविक हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे परमाणु हथियार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। उदाहरण के लिए पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने अपनी किताब चॉइसेस में भारत की परमाणु नीति में कुछ अनिवार्य ग्रे एरियर को स्वीकार
किया है। आगे देखते हैं। अरंडी के बीज से रिसिन जहर की साजिश उस स्तर तक पहुंच सकती थी या नहीं, इस पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। इस योजना को संभावित घातकता का एक अनुभव के आधार पर पद्धति रूप से सतर्कता से मूल्यांकन होना चाहिए। विश्व विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि औसत वयस्क को श्वसन तंत्र के जरिए मारने के लिए शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम 5 से 10 माइक्रोग्राम रिसिन जहर की जरूरत होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक औसत वयस्क की मौत के लिए 0.35 से 0.7 मिलीग्राम रिसिन काफी है। इतना कम रिसिन एक इंसान को मार सकता है। अरंडी के बीज आमतौर पर वजन के हिसाब से 1 से 5% रिसिन निकाला जा सकता है। 4 किलो बीज से 40 से 200 ग्राम रिसिन हासिल हो सकता है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 4 किलो अरंडी का तेल बरामद किया। जांच के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वह अरंडी का बीज ही खरीदना चाहते थे, लेकिन गलती से तेल खरीद लिया। सैद्धांतिक रूप से देखें तो अगर 4 किलो अरंडी के बीज से 40 ग्राम रेसिन भी निकाला जाता तो 57,000 से 1,14,000 लोगों की हत्या करने के लिए पर्याप्त था। केवल कितना? 40 ग्राम रेसिन इतने लोगों को मार सकता था, जबकि 200 ग्राम रेसिन के उत्पादन से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के करीब से 5 लाख 6 लाख तक हो सकता था। लगभग इतना लोग, बताइए, 200 ग्राम मतलब 250 ग्राम से भी कम में जहर में इतने लोगों को मार सकता था। बताइए कितना बड़ा जैविक हथियार से हमले का प्लान किया जा रहा था। इस तरह नुकसान की सीमा व्यापक रूप से हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले में मारे गए लोगों के बराबर थी। बताइए, एक परमाणु हमला जितना किया जाता, उसमें मतलब हिरोशिमा और नागासाकी को मिलाने के बाद 200 ग्राम रिसिन से ज्यादा, मतलब इसमें जितना लोग नहीं मरे तो उससे ज्यादा 200 ग्राम रिसिन जहर से लोग मर जाते, जैविक हथियार से मर जाते। इससे ये संभावना बढ़ती है कि इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु का आंकड़ा भारत के परमाणु सिद्धांत में दी गई धारा 6 में परिभाषित मुख्य हमला की श्रेणी में आ सकता है। हालांकि इन आंकड़ों की गणना रिसिन जहर के पूर्ण फैलाव और 100% घातकता को ध्यान में रखकर की गई। हालांकि व्यवहारिक वास्तविकता में रिसिन की अस्थिरता, एरोसोल बनाने में आने वाली मुश्किलों और अनियंत्रित वातावरण में इसके असर के कम हो जाने से मृत्यु की संख्या शायद कुछ हजार तक ही सीमित रह जाएगी। इसीलिए ये निर्धारित करना काफी जटिल होगा कि ऐसा अटैक सैद्धांतिक रूप से मुख्य हमले सीमा पार करेगा या नहीं। इसके अलावा एरोसॉल किए गए रिसिन हमले की चिकित्सीय पहचान तुरंत नहीं होती। शुरुआती लक्षण सामान्य सांस, जठरा तंत्र संबंधी बीमारियों से मेल खाते। मौत की सही वजह जानने के लिए प्रयोगशाला से पुष्टि और विशेष जांचों की जरूरत होती है। इसका अर्थ है कि शुरुआती मौत की एक श्रृंखला गलत तरीके से समझी जा सकती है। मृत्यु के कारणों की पहचान 24 से 72 घंटे तक देरी हो सकती है। बताइए, आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला कितना आगे की सोचकर हमला करने के प्लान किए थे कि अरंडी के तेल जो जैविक हथियार, उसके बीच से जैविक हथियार बना के लोगों को मारेंगे और जांच में पता भी नहीं चलेगा किसी को ये लोग कैसे मर रहे हैं, क्योंकि जांच करने में ही 24 से 72 घंटे लग जाएंगे, कारण जानने में कि कोई क्यों मर रहा है। और जब तक पता करेंगे तब तक लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। हालांकि हमारे खुफिया विभाग ने उनके मंसूबे नाकामयाब कर दिए, लेकिन फिर भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे आतंकवादी बिल में छुपे हुए होंगे। खुफिया विभाग उनको ढूंढ रही है और जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल लेगी। भारत की परमाणु नीति जैविक और रासायनिक हमलों को उनके कर्ता यानी अटैक करने वाले औपचारिक स्थिति की परवाह किए बिना ट्रिगर के रूप में देखती है, लेकिन व्यवहार में किसी भी परमाणु प्रतिक्रिया पर फैसला करने से पहले देखना होगा कि हमले दुश्मन का देश का हाथ है या नहीं। इसके लिए पुख्ता सबूत जुटाने होंगे। किसी दुश्मन देश का हाथ है इस जैविक हमले में कि नहीं है, भारत को ये भी देखना होगा। पूरा सबूत के साथ भारत हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता है, हमको पहले ही जवाब देना होगा। भारत का सीमा पार आतंकवाद के साथ अब तक का अनुभव दिखाता है
कि आरोपों को सबूत पे साबित करना आसान नहीं है। हम लोग बार-बार साबित करते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान झूठ बोल के निकल जाता है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। जैसे आपने जब पुलवामा अटैक हुआ, पहलगाम में हमला हुआ, हमारे नागरिकों को मारा गया, तो पाकिस्तान का ही आतंकवादी एक संगठन है जिसने तुरंत जिम्मेदारी ली। लेकिन जब उसको पता चला कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, भारत कार्रवाई ज़रूर करेगा, तो उसने फिर अपना बयान बदल दिया कि नहीं, नहीं मैंने नहीं किया। बाद में पाकिस्तान भी मुकर गया कि नहीं, मैंने नहीं करवाया, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को सबक सिखाया। 2001 के संसद हमले से लेकर हाल ही में हुए पहलगाम हत्याकांड तक के पिछले आतंकवादी घटनाओं से पता चलता है कि भारत ने लगातार पाकिस्तान आधारित नेटवर्क की जिम्मेदारी को ट्रेस किया। पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के सबूत मिले, फिर भी एक जैविक हथियार हमला उन पहले संकटों में अभूतपूर्व वैचारिक सवाल उठाएगा। भारत के लिए चेतावनी। रिसिन योजना को नाकाम करने की रिपोर्ट में पाकिस्तान आधारित नेटवर्क से जुड़े प्रमुख संबंध प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। जांच के अब तक के नतीजे बताते हैं कि पाकिस्तानी क्षेत्र और उससे संबंधित नेटवर्क ने इस साजिश को समर्थन दिया। इसके बावजूद ये भारत के सामने जटिल नीतिगत सवाल उठाते हैं। इससे एक सवाल ये भी है शामिल है कि क्या इस गतिविधियों को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के नजरिए से देखा जाना चाहिए, इसे राज्य समर्थित जैविक आक्रमण के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पहली वाली स्थिति भारत के स्थापित आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत बना करती है, जबकि बाद वाली स्थिति प्रभाव निवारक स्थिरता के क्षेत्र तक ही फैल सकते हैं। भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान लंबे समय से प्रॉक्सी समूहों पर निर्भर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये घटना इस बात की जरूरत पर जोर देती है कि भारत की नीति में सैद्धांतिक स्पष्टता होनी चाहिए। पाकिस्तान देश जो है वो जानता है कि सामने से युद्ध लड़कर हम भारत से कभी नहीं जीत सकते, इसीलिए वो क्या करता है, आतंकवादियों का सहारा लेता है, आतंकवादियों को उकसाता है भारत के नागरिकों को मारने के लिए, क्योंकि सामने से युद्ध लड़कर वो कभी जीत नहीं सकता। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।